हेलो। देखिए, आपका पुलिस एक्ट में थोड़ा बहुत बचा था। 10-15 मिनट पहले पुलिस एक्ट 10-15 मिनट चलेगा, उसके बाद से आपका एविडेंस चलेगा। लाए हो या ना लाए हो उससे मतलब नहीं। देखिए, आपका जो छूटा था नागरिक उड्डयन कार्मिक, आपका नागरिक उड्डयन कार्मिक से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। पहला जो क्वेश्चन आपका बना था वह बता जाए कि नागरिक उड्डयन कार्मिक जो पद है या शब्द है ये कब जोड़ा गया। तो ये जो शब्द या पद है आपका मूल पुलिस अधिनियम में नहीं था। इसे उत्तर प्रदेश राज्य ने संशोधन करके 2001 में जोड़ा था। आपका 2001 में इसे जोड़ा गया था। फिर जो क्वेश्चन बना है आपका यूपीएपीओ में कि ये कब से इन्फोर्स हुआ, कब से लागू हुआ, उसको जरूर डेट याद रखिए। वह 10 अगस्त 2001 से। वही डेट दो तीन बार रिपीट किया है कि नागरिक उड्डयन कार्मिक कब से इन्फोर्स हुआ, कब से लागू हुआ या कब से प्रवर्तित हुआ। ये दो तीन बार रिपीट किया है क्वेश्चन। तो आपका जवाब रहेगा ये 10 अगस्त 2001, यानी कि 10 अगस्त 2001 से लागू हुआ। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, आ सकता है। इसके बाद नागरिक उड्डयन कार्मिक का मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य यही है कि जो हवाई अड्डे हैं उसकी सुरक्षा करना। अगर पूछ ले कि मुख्य कार्य क्या है तो आपका हवाई अड्डों की सुरक्षा करना। ये भी पुलिस बल के ही सदस्य हैं, लेकिन पुलिस बल के सदस्यों को अलग कर दिया गया है उनका कैडर। और उनका मुख्य कार्य ये है कि वह हवाई अड्डों की सुरक्षा करें। इसके बाद आपका सेक्शन, अब आ जाइए सेक्शन में पूछ सकता है। तो सेक्शन 1 में आपका नागरिक उड्डयन कार्मिक की परिभाषा दी गई है। इनमें बल में जो भर्ती होंगे वह 2A में है। और जब एक बार ये बल में भर्ती हो गए तो इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वह 8A में है। और जब ये नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस न रह जाएं तो ये प्रमाण पत्र वापस कर दें। और वापस नहीं करेंगे तो ये दंड के भागी होंगे। और आपका सेक्शन भी बताया गया था पहले, और वह सेक्शन है 28। यानी कि एक जगह आपको एकत्र कर लेना है। सेक्शन 1, सेक्शन 2A कैपिटल ए, सेक्शन 8A और सेक्शन 28। अब आइए एक एक करके इसी सेक्शनों को शुरू करना है। और आइए देखा जाए आपका परिभाषा में, देखा जाए संपत्ति शब्द के बाद आपका जो पुलिस अधिनियम 1861 है उसकी धारा 1 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया गया है। और उसमें संपत्ति या प्रॉपर्टी शब्द के बाद नागरिक उड्डयन कार्मिक शब्द की परिभाषा दी गई है। देखिए, नागरिक उड्डयन कार्मिक का तात्पर्य पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रारंभ के ठीक पूर्व। तो भाई संशोधन कब से लागू हुआ, फिर हम एक बार बता रहे हैं, 10 अगस्त 2001 से। तो 10 अगस्त 2001 के पूर्व नागरिक निदेशालय उत्तर प्रदेश के अनुरक्षण, सुरक्षा और सामान्य प्रशासन विंग में तैनात नागरिक उड्डयन विभाग के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से है जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। और इसके अंतर्गत
ऐसे प्रारंभ के पश्चात यानी कि 10 अगस्त 2001 से और उसके बाद मैंने अब तक प्रारंभ के पश्चात नागरिक उड्डयन कार्मिक के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति आता है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 अगस्त 2001 के पहले जो ये नागरिक निदेशालय उत्तर प्रदेश के अनुरक्षण में, सुरक्षा में या सामान्य प्रशासन विंग में जो तैनात नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी थे, उन्हें भी नागरिक उड्डयन कार्मिक कहा जाएगा। और 10 अगस्त 2001 से या उसके बाद जिन लोगों की भर्ती की गई है इस विभाग में, पुलिस विभाग में अलग से, उन्हें भी नागरिक उड्डयन कार्मिक कहा जाएगा। इसके बाद जो ये एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए पुलिस नियुक्त होती है, इसका जो आपका भर्ती होता है या जो बल का गठन दिया गया है, पूछ सकता है, वह सेक्शन 2A में दिया गया है। देखिए आपका दो तीन बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं। आपका वही दो तीन बातें कंपटीशन के लिए अच्छे से पढ़ना भी है। देखिए, नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा तो इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के उपबंध प्रभावी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भले धारा 2 के तहत सामान्य पुलिस बल की भर्ती का प्रावधान किया गया है या इस अधिनियम में कहीं भी कुछ लिखा गया है, उससे मतलब नहीं है। धारा 2A अप्लाई होगी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अधिनियम में अगर कोई विपरीत बात भी कहीं लिखी गई हो तो उससे कोई मतलब नहीं है और ऐसी दशा में सेक्शन 2A के प्रावधान अप्लाई होंगे, यानी कि लागू होंगे। यानी कि आपका ये जो सेक्शन 2A है पूरे एक्ट पर प्रिवेल करेगा। प्रिवेल का मतलब कि अगर कहीं विपरीत बात भी इसके लिखी गई हो तो वह विपरीत बात अब खत्म हो जाएगी और 2A लागू होगा। पहला खंड। दूसरा देखिए आपका ऐसे दिनांक को और जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, ऐसे समस्त नागरिक उड्डयन कार्मिक जो उस दिनांक के ठीक पूर्व नियोजित थे, अधिनियम के प्रयोजनार्थ पुलिस बल के सदस्य हो जाएंगे और सेक्शन 8A के उपबंधों के अनुसार औपचारिक रूप से भर्ती किए जाएंगे और तत्पश्चात कोई भी ऐसा नया सदस्य ऐसी रीत से नियुक्त किया जाएगा जैसा राज्य सरकार समय समय पर आदेश दे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 अगस्त 2001 के पहले आपका नागरिक सिविल कोर में थे, यानी कि जो एयरपोर्ट की सुरक्षा में जो पुलिस वाले नियुक्त किए गए थे, अब उन्हें भी नागरिक उड्डयन कार्मिक समझा जाएगा, यानी कि कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उन्हें प्रमाण पत्र सेक्शन 8A में दे दिया जाएगा कि आप एयरपोर्ट की सुरक्षा करने वाले अलग से पुलिस अधिकारी हो गए हैं। तो प्रमाण पत्र किस में दे दिया जाएगा? धारा 8A के तहत। और 10 अगस्त 2001 से या उसके बाद भी जो भर्ती किए जाएंगे नागरिक उड्डयन कार्मिक में, उन्हें भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब यहाँ आपका एक समस्या आपका याद रखना है कि अगर नागरिक निदेशालय पहले से था सिविल निदेशालय और जो पुलिस वाले पहले से ही यानी कि 10 अगस्त 2001 के पहले से ही सामान्य पुलिस में भर्ती थे और एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे थे, यानी कि हवाई अड्डों की सुरक्षा में लगे थे, उनका क्या होगा?
तो उनको विकल्प रहेगा। यही आपको सतर्क रहना, यहीं से क्वेश्चन बन भी सकता है। उनको राज्य सरकार ने विकल्प दिया कि अगर आप नागरिक उड्डयन कार्मिक, यानी कि जो नया आपका पुलिस का संगठन बना है, विंग बनी है, अगर आप चाहें तो आप रहें, चाहें तो आप न रहें। तो भाई जब 10 अगस्त 2001 के बाद जो सिविल आपका मने कह सकते हैं कि पुलिस वाले थे, जो हवाई अड्डों में तैनात थे सुरक्षा के लिए, उन्हें विकल्प दिया गया कि आप 30 दिन के अंदर, यानी कि 10 अगस्त 2001 से 30 दिन के अंदर आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस में रहेंगे कि आप निकल जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति ये एप्लीकेशन देता है 10 अगस्त 2001 के कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, यानी कि अगस्त के बाद सितंबर आएगा, तो यानी कि 9 सितंबर तक अगले 2001 तक एप्लीकेशन दे देता है कि हम इस पुलिस बल में नहीं रहेंगे, तो सरकार क्या करेगी कि अगले 3 माह का वेतन देकर उन्हें पद मुक्त कर देगी, यानी कि उन्हें रिमूव कर देगी, यानी कि उन्हें पद से हटा देगी। आपका कितने माह का वेतन केवल देगी? 3 माह। तो यही आपका पॉइंट पकड़ना है। फिर एक बार इसको देखिए दोबारा। 10 अगस्त 2001 से पहले जो पुलिस वाले हवाई अड्डों के सुरक्षा में तैनात थे, उन्हें विकल्प दिया गया कि या तो आप आपका पुलिस उड्डयन कार्मिक में शामिल हो जाइए, जो नया बल बना है पुलिस का, या आप रिजाइन करके या अपना पद त्याग दीजिए। तो ये विकल्प जो ऑप्शन दिया गया, ये हमेशा यूज नहीं किया जा सकता है। ये कितने दिनों के अंदर यूज किया जा सकता था? 30 दिन। इस संशोधन के लागू होने के 30 दिन के अंदर, और जब कोई पुलिस अधिकारी इस विकल्प को चुनता था, तो ऐसी दशा में सरकार अगले 3 माह का वेतन देकर उसे पुलिस से पद मुक्त कर देती थी। तो भाई जल्दी आपका इसलिए दिया गया कि जबरदस्ती किसी को आपका नए विभाग में ऐड न किया जाए। आपकी इच्छा, रहना हो तो रहिए और आपका जाना हो तो क्या करिए, जाइए। लेकिन आपका 30 दिन और वेतन कितने कितने महीने का सरकार देगी? अगले 3 माह। लेबर लॉ में भी यही नियम है कि अगर कर्मचारियों को छटनी करना है तो अगले 3 माह का वेतन देकर और क्या किया जाता है? छटनी। हमें लगता है कि लेबर लॉ से ही, यानी कि जो जो श्रमिक विधियां हैं वहीं से ये नियम उठाया गया, वहां भी 3 माह का ही नियम है। अगला देखिए खंड आपका परंतु भी हो गया, जो परंतु में लिखा गया तो बता दिया गया। खंड 3 देखिए, नागरिक उड्डयन कार्मिकों को दे वेतन और भत्ते उनकी सेवा की अन्य शर्तें वह होंगी जो राज्य सरकार निश्चित करे। यानी कि आपका सामान्य पुलिस बल की सेवा शर्तें राज्य सरकार ही निश्चित करती है, धारा 2 के तहत। और जो नागरिक उड्डयन कार्मिक हैं उनकी भी सर्विस और कंडीशन कौन निर्धारित करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। किस क्लाज के तहत? 3 के तहत। चौथा देखिए, नागरिक उड्डयन कार्मिक राज्य सरकार के या उसके द्वारा किराए पर लिए गए, यानी कि इनका कार्य बताया जा रहा है। लिख सकते हैं खंड 4 में, नागरिक उड्डयन कार्मिक जो पुलिस हैं इनका क्या बताया जा रहा है कार्य? तो पहले ही बताया गया कि इनका मुख्य कार्य क्या है, तो
हवाई अड्डों की क्या करना, सुरक्षा। वहीं आपका थोड़ा डिटेल में चलेगा। नागरिक उड्डयन कार्मिक राज्य सरकार के या उसके द्वारा किराए पर लिए गए वायुयान के यानी कि हवाई जहाज के अनुरक्षण लखनऊ के हवाई अड्डे की या राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य हवाई अड्डे की सुरक्षा से संबंधित ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जिसे राज्य सरकार निर्धारित करे। तो वहीं तो बताया गया कि हवाई जहाज़ों की सुरक्षा करे, हवाई अड्डों की सुरक्षा करे, लखनऊ हवाई अड्डे की सुरक्षा करे, अन्य ऐसे हवाई अड्डों की भी सुरक्षा करे जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिसूचित करे, नोटिफाई करे। तो मुख्य रूप से आपका शुरुआती दौर में ही बताया गया कि इनका कर्तव्य क्या होगा। तो मुख्य कर्तव्य हैं वायुयानों की भी सुरक्षा करे और हवाई अड्डों की भी। पांचवा देखिए, नागरिक उड्डयन कार्मिक को उक्त कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक ऐसे विशेषाधिकार होंगे और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, यानी कि जब ये कार्य करेंगे तो इन्हें कुछ प्रिविलेज दिया जाएगा, विशेषाधिकार दिया जाएगा, कुछ पावर दिया जाएगा। तो विशेषाधिकार और पावर कौन देगी? तो स्टेट गवर्नमेंट। कौन देगी इनको विशेषाधिकार और शक्ति? राज्य सरकार। अंतिम खंड देखिए, नागरिक उड्डयन कार्मिकों का प्रशासन यानी कि ये किसके सबॉर्डिनेट रहेंगे? वैसे तो पूरा पुलिस बल आपका का अधीक्षण नियंत्रण स्टेट गवर्नमेंट में निहित है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अकेले संभाल नहीं पाएगी पूरा। इसके लिए वह पुलिस अधिकारियों को भी नियुक्त करती है और सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी आपका कौन है? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद यूपी में कब सृजित किया गया? तो 1984 बताया गया था भाई, 1984। ये भी याद रखना है। छठवां खंड देखिए, मने ये किसके नियंत्रण में रहेंगे? तो भाई डीजीपी के। तो डीजीपी जनरल वाला न होकर एक अलग सृजित कर दिया गया, नागरिक उड्डयन कार्मिक डीजीपी, यानी कि पुलिस महानिदेशक, जो किसका अलग से होगा? नागरिक उड्डयन कार्मिक का। तो वही बात आपका खंड 6 में बताई गई है। देखिए, नागरिक उड्डयन कार्मिकों का प्रशासन महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश में निहित होगा, यानी कि इनका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा? तो वह डीजीपी होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा, लेकिन जनरल वाला नहीं, सामान्य पुलिस वाला नहीं, बल्कि कौन वाला? अलग इन्हें नियुक्त किया जाएगा और वह होगा नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस का आपका महानिदेशक, जिसकी सहायता यानी कि महानिदेशक की सहायता के लिए अपर निदेशक प्रशासन नागरिक उड्डयन यानी कि एडिशनल आपका डीजीपी कह सकते हैं। अपर मतलब सहायक नहीं हुआ, आपका एडिशनल यानी कि अपर का मतलब अतिरिक्त डीजीपी, डीजीपी के सहयोग के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। इसके बाद और अन्य अधिकारी भी नियुक्त किए जा सकते हैं जिन्हें राज्य सरकार समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। यानी कि कुल मिलाकर ये रहा छठवां खंड कि जो नागरिक उड्डयन कार्मिक हैं, इनका जो प्रशासन है एक डीजीपी में निहित होगा, जिसे नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस का डीजीपी कहेंगे। और डीजीपी के सहयोग के लिए आपका एडिशनल डीजीपी यानी कि अपर या अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार कर सकती है।
इस प्रकार आपका ये भी सेक्शन समाप्त हो गया। अब आइए 8A। पहले सामान्य पुलिस बल का भी भाई समझ लीजिए। एक बार सामान्य पुलिस बल का समझिए, तब आपका 8A चला जाए। देखिए, पुलिस शब्द की परिभाषा सेक्शन 1 में दी गई है। पुलिस बल में भर्ती नागरिक उड्डयन कार्मिक को छोड़कर बताया जा रहा है। ये सेक्शन 2 के तहत करती हैं। और सेवा शर्तों का भी आपका निर्धारण स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो पुलिस बल में भर्ती किस धारा में? धारा 2 में। अगर कोई व्यक्ति पुलिस बल में भर्ती होता है तो सेक्शन 8 के तहत उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अगर वह पुलिस में न रहे तो सर्टिफिकेट वापस कर दे। अगर वापस नहीं करता है तो कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा चल सकता है और वह दंड का भागी हो सकता है। तो कौन सी धारा 8 से जोड़कर पढ़ाई गई थी? 28। सेम उसी प्रकार क्रम बनाइए। नागरिक उड्डयन कार्मिक की परिभाषा 1 में, इनकी भर्ती और इत्यादि सेवा शर्तें 2A में बताया गया। और इनको प्रमाण पत्र दिया जाता है 8 नहीं, अब 8A में। अब देखिए 8A निकाल लीजिए, सही रहेगा। नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र। तो प्रत्येक नागरिक उड्डयन कार्मिक जो इस अधिनियम के आधार पर पुलिस बल का सदस्य हुआ हो या नियुक्त किया हुआ हो का मतलब ये हुआ कि 10 अगस्त 2001 से पहले जो लोग नागरिक पुलिस में थे, जो हवाई अड्डा इत्यादि की सुरक्षा करते थे, उनको ऑप्शन दिया गया था। उनको कन्वर्ट कर दिया गया नागरिक उड्डयन कार्मिक में। और उनको ऑप्शन भी दिया गया था। फिर मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, 30 दिन का समय दिया गया कि आप तो या तो नए बल में रहिए या आप कह सकते हैं कि इस्तीफा दे दीजिए। तो इस्तीफा दे देंगे, हट जाएंगे तो 3 माह का वेतन सरकार देकर और आपकी छुट्टी कर देगी। तो ऐसी दशा में जो व्यक्ति पहले से पुलिस वाले थे और नागरिक उड्डयन कार्मिक उन्हें बना दिया गया, तो उनको भी प्रमाण पत्र दिया गया। और 10 अगस्त 2001 के बाद जो पुलिस वाले इस विभाग में भर्ती होंगे, उन्हें भी एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आया कि प्रमाण पत्र कौन देगा? तो प्रमाण पत्र आपका जो नागरिक उड्डयन कार्मिक का डीजीपी था वह दे सकता है, या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी हो सकता है। पूछ ले कि नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र कौन देता है? तो भाई आपका डीजीपी देता है, जो नागरिक उड्डयन कार्मिक का डीजीपी है। और कौन दे सकता है? तो राज्य सरकार अगर किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति करती है, माने कि एडीजीपी हो सकता है नागरिक या कोई भी, तो वह भी आपका प्रमाण पत्र दे सकता है। लेकिन राज्य सरकार अगर किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत नहीं करती तो प्रमाण पत्र देने का कार्य किसका है? डीजीपी का। और डीजीपी सामान्य वाले नहीं, कौन वाले? आपका कह सकते हैं नागरिक उड्डयन कार्मिक। अप्रमाण पत्र आपका मुद्रांकित होगा, लिखित होगा, एक मॉडल में होगा। मॉडल नीचे दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन आ जाइए लास्ट का कि अगर कोई पुलिस वाला नागरिक उड्डयन कार्मिक का सदस्य है और नागरिक उड्डयन कार्मिक से आपका कह सकते हैं कि बल का सदस्य नहीं रह जाता, तो सेक्शन 28 तुरंत कवर करना है कि वह प्रमाण पत्र अपने पास रखे कि आपका वापस कर दे। तो वापस कर दे साथ सज्जा प्रमाण पत्र। और नहीं वापस करता है तो न्यायालय द्वारा दंड दिए जाने पर, विभागीय दंड नहीं, ये किसके द्वारा दंड है? न्यायिक न्यायालय द्वारा
यानी कि न्यायालय में उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा कि ये नागरिक उड्डयन कार्मिक का सदस्य नहीं रहा, अब प्रमाण पत्र भी वापस नहीं किया है, तो ऐसी दशा में अगर ये साबित हो गया कि ये साज सज्जा, आवश्यक वस्तुएं, वर्दी और प्रमाण पत्र वापस नहीं किया है, तो यह दंड का भागी होगा। अधिकतम दंड याद रखिएगा आपका कितना है, तो अधिकतम जो दंड हो सकता है ये भी पूछा जाता है। 200 रुपये तक का जुर्माना या 6 माह तक का कारावास या दोनों। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि प्रमाण पत्र वापस न करने पर दंड क्या है। तो देखिए 3 मॉडल देता है यहाँ। दे देगा 200 रुपये जुर्माना, दूसरा दे देगा अधिकतम 6 माह तक का कारावास, दोनों इनमें से कोई नहीं। तब तो दोनों मार कराइए। केवल जुर्माना पूछे तो भाई आपका अधिकतम कितना, 200, और केवल कभी काल दंड पूछ लेता है तो वह 6 माह मारेंगे। और धारा 28 किसकी पूरक धारा है, किसकी सप्लीमेंट्री, 8 और 8A दोनों। इस प्रकार आपका पुलिस अधिनियम समाप्त हो गया भाई। अब एविडेंस निकाल लीजिए, आपका एविडेंस चला जाए। देखिए एविडेंस में आपका सेक्शन 14 बताया गया था, इसके बाद आपका सेक्शन 15 बताया गया था। 14 में भी काफी महत्वपूर्ण आपका कह सकते हैं कि प्रावधान थे, 15 में भी थे। दोनों धाराओं में फिर एक बार 2-4 मिनट इसकी भूमिका देख लें तब अगली धारा चला जाए। दोनों जो धाराएं थी इसमें जो आपका मेंटल फैक्ट हैं, यानी कि मानसिक तथ्य हैं या मेंटल फैक्ट हैं, क्या अभी खोद नहीं पाए, उसको बताएंगे वो किसी दिन। देखिए आपका जो दोनों सेक्शन है उसमें मेंटल फैक्ट को रेलेवेंट बनाया गया है। तो धारा 14 में आपका मन की दशा बहुत व्यापक थी, और इसके बाद शरीर की दशा और शारीरिक संवेदना, यानी कि शरीर में क्या अनुभव हो रहा था। जैसे कि इस समय अनुभव कर सकते हैं कि मौसम सही है तो शरीर पिरो नहीं रहा है, आपका बहुत आनंद आ रहा है, शरीर में आपका लग रहा है कि जान आ गई है, क्योंकि गर्मी से जान ये सही बात है कि गर्मी के कारण आपका जो कार्य करने की क्षमता थी कम हो गई थी, पढ़ाने की भी क्षमता कम हुई थी। ये नहीं कि कहाँ क्लासेस चल रहा था, अब लग रहा है कि फुल फॉर्म में क्लास आपका शुरू हो जाएगा, तो क्षमता कम हो जाती है, तो शरीर बहुत गर्म महसूस कर रहा है, ये संवेदना है। और अगर इस समय गर्मी थी, अगर विवाद हो जाए तो साक्ष्य में आप दे सकते हैं। और आज आपका थोड़ा मौसम सही हुआ है, कल से और सही हो जाएगा। ये 14 में बताया गया, 14 में 16 दृष्टांत हैं, दृष्टांत से भी लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो अपना दिमाग न लगाइएगा इलेक्ट्रेशन पढ़ते समय, क्योंकि अपना दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है गलत हो जाए। कानून का दिमाग लगाइएगा, अपना नहीं। अब आइए अगला 15 पढ़ाया गया था, उसमें 2-3 केस भी याद रखना है। एक तो बच्चे का गोद वाला केस, एक आपका हेल्थ बनाम कर का केस बताया गया, सेविंग वाला, और जो सबसे महत्वपूर्ण इस समय आ सकता है ब्राइट इन बाथ का, स्मिथ एंड जॉर्ज वाला केस, यानी कि आपका टब में दुल्हन वाला केस। अब अगला जो इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन हल्का सा आपका बता दिया जाए। आपका जो क्वेश्चन अगला बनता है कि जो सिमिलर फैक्ट होते हैं, सिमिलर फैक्ट मतलब समरूप तथ्य। समरूप तथ्य का मतलब ये हुआ कि एक जैसी घटनाएं, एक जैसी पूर्ववर्ती घटनाएं। फिर एक बार आइए, सिमिलर फैक्ट या समरूप तथ्य या एक जैसी जो पूर्ववर्ती घटनाएं होती हैं, क्या वह साक्ष्य में सुसंगत होती हैं, इसके अपवादों सहित
व्याख्या करिए। तो आप ये बताएंगे कि सामान्य नियम यह है कि किसी भी मामले में जो फैसला देना चाहिए वह उस मामले में उपस्थित तथ्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए, पूर्ववर्ती घटनाओं के आधार पर नहीं। यानी कि सामान्य नियम ये निकला कि सामान्यतः या जनरली जो पूर्ववर्ती समरूप घटनाएं होती हैं वह साक्ष्य में रेलेवेंट नहीं होती, सुसंगत नहीं होती। आपका क्यों? क्योंकि न्यायालय पूर्ववर्ती घटनाओं का सहारा लेकर फैसला न दे, बल्कि जो तथ्य उसके समक्ष क्या हैं, मौजूद हैं, उस आधार पर न्यायालय फैसला दे। लेकिन अब ये 4 लाइन के बाद क्या लगाना है? लेकिन बट लगा देना है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ सीमित दशाओं में, पूर्ण नहीं, कुछ सीमित दशाओं में धारा 14 और 15 में आपका पूर्ववर्ती जो सिमिलर आपका घटनाएं हैं या जो समरूप तथ्य हैं उन्हें रेलेवेंट बनाया गया है। भाई सीमित दायरा में, पूर्ण दायरा में नहीं। तो कैसे सीमित दायरा में है? तो धारा 14 में जो मन की दशा थी उसके बारे में पूर्ववर्ती घटनाओं को जो सिमिलर फैक्ट हैं या समरूप तथ्य हैं उन्हें रेलेवेंट बनाया गया है। लेकिन आपका सीमित दायरा ये है कि धारा 14 का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये बताता है कि जो मन की दशा होनी चाहिए स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक उसी तथ्य के बारे में होना चाहिए, जनरल नहीं। तो कई उदाहरण तो लगातार बताए जा रहे हैं। आपका विशिष्ट और सामान्य पर कई उदाहरण बताए गए। यानी कि मन की दशा आपका के में पूर्ववर्ती समरूप घटनाएं सुसंगत हैं, लेकिन दायरा 14 का एक्सप्लेनेशन 1 क्या कर देता है? सीमित, लिमिट में करता है। और मन की जो ये दशा है आपका पूर्ववर्ती घटना आप दिखा सकते हैं वो कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक। जैसे कि एक के पास 50 कुत्ते हैं, 50 कुत्ते लोगों को काटते रहते हैं। ये मन की विशिष्ट दशा नहीं है, सामान्य दशा। लेकिन कुत्ता नंबर 1 बी को काटा, सी को काटा, डी को काटा, तो इसका मतलब कि ये मन की विशिष्ट दशा है। यानी कि कुत्ते के बारे में, पर्टिकुलर कुत्ते के बारे में कुत्ते का मालिक उपेक्षावान था, नेग्लिजेंस बरत रहा है। तो ये मन की कैसी दशा हो जाएगी? विशिष्ट। भाई दायरा आपका सिमिलर फैक्ट का क्या हो गया? सीमित। आपका धारा 15 फिर 2-3 उदाहरण लेकर निकल जाता है। धारा 15 में आपका सिमिलर फैक्ट को रेलेवेंट बनाया गया है, लेकिन वह जो सिमिलर फैक्ट होना चाहिए जब प्रश्न न्यायालय में ये हो कि क्या कोई कार्य अचानक हो गया कि इंटेंशन के साथ किया गया, या आपका क्या कोई विशिष्ट ज्ञान या विशिष्ट आशय से किया गया कार्य था कि नहीं। तब यह बात की जो कार्य किया गया है वह समरूप घटनाओं की आवली का भाग था, यानी कि पूर्ववर्ती सिमिलर जो घटनाएं थी उसी की आवली यानी कि श्रृंखला या चयन का क्या था? पार्ट था। और जो व्यक्ति ये घटना किया है वह पूर्ववर्ती सभी घटनाओं में क्या था? शामिल। ये हम दिखा सकते हैं। ये यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि धारा 15 भी पूर्ववर्ती घटनाओं को तो साक्ष्य में पेश किए जाने की अनुमति देती है, लेकिन जो दायरा है थोड़ा सीमित ही है। सीमित इसलिए है
कि जब तक न्यायालय में ये विवाद न हो कि कार्य अचानक हुआ था कि आशय के साथ या किसी विशिष्ट नॉलेज या इंटेंशन से किया गया था, तब तक धारा 15 अप्लाई नहीं होगी। पहला नियम। दूसरा नियम, जो घटनाएं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सिमिलर। तीसरा नियम, घटनाएं एक ही आपका कह सकते हैं कि एक ही समव्यवहार का तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ही प्रकार की होनी चाहिए। घटनाएं भिन्न भिन्न प्रकार की नहीं होनी चाहिए। तो बस इसलिए पूर्ववर्ती घटनाओं का सहारा लिया जा सकता है कि हजूर तीसरी घटना ये किया है। दो घटनाएं ऐसी हुई, इन पूर्ववर्ती दोनों घटनाओं में भी यह व्यक्ति जुड़ा हुआ था, अतः ये जो तीसरी घटना हुई है ये अचानक नहीं हुई है। ये कार्य इरादे या इंटेंशन के साथ किया जा रहा है। जैसे कि ब्राइड इन बात का बताया गया कि आपका टब में डूब कर पत्नी मर जाती थी उसकी, फिर विवाह करता था। तो अंत में ये दिखाया गया कि दो घटनाएं ये पहले भी कर चुका है, तीसरी घटना भी समरूप है, और उन्हीं घटनाओं की श्रृंखला में कौन सी घटना हो गई? तीसरी। अतः ये जो घटनाएं हुई है तीसरी, ये अचानक नहीं है। ये जानबूझकर अपनी पत्नी को क्या कर रहा है? मार। अचानक अगर कार्य होगा तो भाई एक कार्य अचानक हो सकता है कि लगातार वैसा ही कार्य अचानक सब होता रहेगा। तो उसी प्रकार आपका गोंद वाला भी बताया गया कि जहाँ की गोंद लेते थे मारकर उसी मकान में गाड़ कर फिर छोड़ देते थे। तो भाई एक घटनाएं होंगी, आपका दो तीन घटनाएं समरूप होना संभव नहीं है जल्दी। अब वो दिखाए कि ये भले समरूप घटनाएं हैं, सब क्या हो गई थी अचानक, वो दिखा सकता है अभियुक्त, इसमें कोई शक नहीं। दिखा दे, साबित कर दे तो बच जाएगा। लास्ट में एक उदाहरण हम बीमा वाला बताए थे। ये अपने मकान का बीमा कराता है, फिर आपका वह मकान जल जाता है, बीमा कंपनी से पैसा वसूला, चलो एक मकान अचानक जल गया, कोई बात नहीं है। फिर दूसरा मकान भी खरीदता है, वो भी जल गया, फिर बीमा कंपनी से पैसा, फिर तीसरा मकान खरीदा, वो भी जल गया। तो बीमा कंपनी से जब तीसरे मकान के लिए मुआवजा मांगने माने बीमा का धन मांगने गया, तो बीमा कंपनी ये दिखा सकती है कि हजूर जो ये आग लग रही है घरों में, ये अचानक नहीं लग रही है, ये जानबूझकर आग लगा रहा है और इसका इरादा ये है कि बीमा का धन वसूल लें, खुद ही आग लगा रहा है। अतः ये पूर्ववर्ती घटनाएं ये जो हुई हैं ये अचानक नहीं है, आशय के साथ हैं। अतः ये तीसरी घटना एक्सीडेंटल नहीं है, बल्कि जानबूझकर घर क्या किया गया है? जलाया। अगर बीमा कंपनी ये साबित कर दे कि जानबूझकर घर जलाया गया है, तो क्या पैसा बीमा का मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। इस प्रकार आपका सिमिलर फैक्ट बताया गया कि सामान्यतः विसंगत लेकिन कुछ सीमित दशाओं में सुसंगत। तो कौन कौन सी दशाएं किन किन धाराओं में हैं? 14 में और किस में? 15 में। इस प्रकार आपका जो ये 14 और 15 थी आपका काफी समय लेती हैं, और समय 2-3 लेक्चर ले ही ली। पिछली बार भी पढ़ा जा रहा था तो 3 लेक्चर कम से कम ये ली थी, क्योंकि इतना टेक्निकल इसमें बातें हैं। ये सही बात है कि जब तक छोटी छोटी बातें नहीं पढ़ेंगे तब तक समझना मुश्किल रहेगा। अब आइए सेक्शन 16 चला जाए, जहाँ तक धारा 16 की बात है। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस देखना है, यानी कि कारोबार का अनुक्रम। देखिए, जहाँ तक कारोबार का अनुक्रम है, पहले कंसेप्ट बनाइए तब और चीजें बताई जाए। जब भी धारा 16 पढ़िए, पहले आपका
दो तीन बातें और पढ़ लेना है। एक आपका अपकृत या टाट में पढ़ना है और दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद धारा 16 शुरू किया जाएगा। देखिए आपका नियम क्या कहता है। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि कारोबार के अनुक्रम में, कारोबार यानी कि व्यापार के अनुक्रम में, लेन देन के अनुक्रम में, संव्यवहार के अनुक्रम में, लेकिन लीगल तौर पे आप कहेंगे कि कारोबार के अनुक्रम में। तो कारोबार का अनुक्रम आपका पहले टाट में देखना है कि अगर कोई आपका सेवक, फिर सेवक ही चला जाए मालिक और सेवक पर, अगर कोई सेवक अपने नियोजन के अनुक्रम में यानी कि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में गलत कार्य करता है तो उस गलत कार्य के लिए सेवक तो जिम्मेदार होगा ही, मालिक भी जिम्मेदार होगा, क्योंकि सेवक ने वह कार्य नियोजन के क्या किया है, अनुक्रम में। बिहार कई बार बना है कि सेवक के कार्य के लिए मालिक कब उत्तरदायी होगा, जब सेवक ने वह कार्य इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि नियोजन के अनुक्रम में किया हो। अब यहाँ बैंक वाला उदाहरण एक सेट किया जाता है श्यामा देवी का। वैसे दो तीन मैक्सिम है इस पर। पहला मैक्सिम है रिस्पांडेंट सुपीरियर, जो बिहार में आया था कि वरिष्ठ को उत्तरदायी होने दो। दूसरा भी बिहार ने पूछा कि जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई कार्य कराता है, कानूनन ये माना जाएगा कि वह कार्य वह स्वयं करता है और वह उत्तरदायी होगा दूसरे कार्य के लिए। ये भी आपका। और तीसरा एक नया सिद्धांत है उद्यमकर्ता का सिद्धांत, यानी कि तीन सिद्धांत हैं। तीसरा विकासशील अवस्था में आपका उद्यमकर्ता का सिद्धांत, तो आपका वो तो टट में तीनों सिद्धांत पढ़े जाते हैं। फिर आपका इसका मतलब ये हुआ श्यामा देवी का एक केस कंसेप्ट के लिए बनाना है कि एक औरत बैंक के कैशियर के पास गई और उसके घर जाकर 5,000 रुपया दिया बैंक वाले को कि हमारे खाते में जाकर बैंक में जमा कर देना। बैंक वाला खाते में जमा किया नहीं। तो आप लोग बताइए, क्या जो रुपया दिया गया था कारोबार मने इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि जब वह ऑन ड्यूटी था तब दिया गया कि ऑफ ड्यूटी, तो क्या बैंक उत्तरदायी उसके कार्य के लिए होगा? नहीं। लेकिन यही पैसा कब दिया गया रहता? जब वह बैंक में 10 बजे से 5 बजे तक काउंटर पर क्या रहता? बैठा रहता। वह गलती कर देता, तब बैंक उसकी गलती के लिए क्या होती? जिम्मेदार। जैसे कि आपके भी मामले में यह नियम लागू होता है कि भाई हमारी जिम्मेदारी आपका केवल कोचिंग तक है। आप बाहर क्या कर रहे हैं, बाहर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। नियम उसी तर्ज पर मैं बता रहा हूँ। अब ये ना कोई सोचे कि हम बाहर क्या कर रहे हैं, तो आप बाहर कुछ भी करिए, चाहे अपराध ही करिए, लेकिन भाई न करिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जाकर अपराध, उससे बहुत हमें आपका माने आपकी व्यक्तिगत लाइफ से हमें बहुत मतलब नहीं है। मैं बता दूं सबके लिए भाई, क्योंकि व्यक्तिगत लाइफ के बारे में अगर मैं जानने लगा तो आपका रोज एक परेशानी उत्पन्न होगी और मैं उसी में उलझ के रह जाऊंगा। और जो लक्ष्य है कि और अच्छा पढ़ा जाए, वह लक्ष्य पीछे हो जाएगा। क्योंकि दो तीन बार ऐसी घटनाएं हुई, बैठिए हो, जब दो तीन बार ऐसी घटनाएं हुई तो हमने किसी की व्यक्तिगत समस्या ज्यादा सुनने से इनकार कर दिया। अब लगेंगे लोग अपना व्यक्तिगत, अरे भाई क्या मतलब, आपकी समस्या है, आर्थिक समस्या हो तो बताइए,
आपका पढ़ाई से समस्या हो तो बताइए। अब हमारा कोई नहीं है तो पति छोड़ दिया है, तो ये हो गया तो वो हो गया, खर्चा ही नहीं पिताजी देते। तो अब ये सब समस्याएं हम साफ नहीं कर पाएंगे, ये सामाजिक समस्याएं हैं, आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। ये थोड़े है कि हम हर एक समस्या का समाधान रखें। भाई उसका उपाय यही है कि आप ज्ञान अर्जित करिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए, ताकि और कोई उपाय नहीं है। जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। उसका एक ही उपाय है कि मन लगा कर क्या किया जाए, मेहनत, और कोई उपाय उसका नहीं है। और आपका उसके लिए बहुत धैर्य और संघर्ष की भी आवश्यकता है। तो आगे बढ़ा जाए, आपका 16 दिन तक कोर्स आप बिजनेस बता रहे थे, इसको आप फिर जोड़िएगा कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो एजेंसी हम पढ़ाएंगे, यानी कि अभिकरण, अभिकरण का मतलब कि प्रमुख और अभिकर्ता का रिलेशन, यानी कि प्रिंसिपल और आपका जो एजेंट हैं, तो मालिक ने अभिकर्ता को नियुक्त किया है। अगर अभिकर्ता कारोबार के अनुक्रम में कोई कार्य करता है, कोई कथन करता है, तो उस कार्य या कथन से कौन बाध्य होंगे? मालिक। तो ये कारोबार का लेकिन कब करता हो कार्य या कथन? घर पर जाके कि कारोबार के अनुक्रम में? तो अब आ जाइए, आपका कारोबार का दो अनुक्रम हो सकता है, एक प्राइवेट कारोबार का और एक कौन सा? सरकारी। तो अब आइए, अब एविडेंस में आइए। पहले एविडेंस का आपका सेक्शन देखा जाए। जब भी आपका धारा 16 पढ़िएगा तो आपका धारा 16 के साथ आपका 34 पढ़ना है और 35 पहला, यानी कि कारोबार का अनुक्रम आपका धारा 16 में सुसंगत है। तो प्राइवेट कारोबार के अनुक्रम में अगर कुछ बातें अकाउंट या लेखा पुस्तिका में लिखी गई हैं तो वह भी रेलेवेंट होगी सेक्शन 34 में। और सरकारी कारोबार यानी कि गवर्नमेंट कारोबार, राज्य के कारोबार में कुछ बातें लिखी गई हैं तो अगली धारा बढ़ जाना है, वह भी सुसंगत होगी धारा 35 में सेक्शन 35। अगला क्वेश्चन, कारोबार के अनुक्रम में कुछ लिखा और लिखने के बाद मैंने आपका मान लीजिए डायरी पर कुछ लिखा। अब ये हुआ कि भाई अब न्यायालय में गवाही देने आना है, तो जो व्यक्ति कारोबार के अनुक्रम में लिखा था मैंने डायरी पर, अगर वह व्यक्ति मर गया हो या वह व्यक्ति मिल ही नहीं सकता, वह व्यक्ति एविडेंस देने में अक्षम हो गया हो या न्यायालय की राय में बहुत दूर चला गया हो और बुलाने में बहुत समय भी लगेगा और खर्चा भी लगेगा, तो कानून ये कहता है कि उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं है, उसके पूर्ववर्ती कथनों को ही एविडेंस में बिना बुलाए स्वीकार कर लिया जाए। तो ये जो सेक्शन जाएगा धारा 32 का क्लाज 2 जाएगा, कारोबार का अनुक्रम। फिर याद रखे कौन सा जाएगा मामला आपका 32 का क्लाज कौन सा पढ़ना है? 2। इसके बाद आपका एक और पढ़ना है 114 का दृष्टांत, यानी कि न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि कोई कार्य कारोबार के अनुक्रम में किया गया था, तो एक बार झारखंड ने अंदर जाकर वह दृष्टांत बना दिया कि कारोबार के अनुक्रम के बारे में उपधारणा 114 के किस क्लाज में है, तो वह क्लाज बना दिया। देखिए तो एफ है ना, एक बार देख लीजिए तो 114 का दिया होगा उपधारणा, सेक्शन के बाद आपका दिया होगा एफ है ना,
देखिए एफ, वहां से क्वेश्चन बना था कौन सा दृष्टि माने उपधारणा में है। भाई आपका इतना तैयार करना पड़ेगा। दूसरा नियम था बेरेक देखा जाए। धारा 16 में एक मैक्सिम भी कभी काल पूछी जाती है, वो भी हम बताते हैं। पहले धारा 16 का धारा 16 में जो कारोबार का अनुक्रम है, तो कौन से कारोबार का अनुक्रम रेलेवेंट है पूछ सकता है। प्राइवेट कारोबार की आपका माने सरकारी कारोबार की दोनों, तो आपका दोनों। अब यह है कि घटना का पूर्ववर्ती कारोबार की घटना का पश्चातवर्ती कारोबार की दोनों, ये हो सकता है पूछ ले, उसको अलग से लिखे भाई, नोट्स में वो नहीं है। पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती कारोबार दोनों धारा 16 में रेलेवेंट हैं। ये नया क्वेश्चन आ सकता है। ये फिर हम बता दें, ये जो क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती दोनों कारोबार का अनुक्रम सेक्शन 16 में रेलेवेंट बनाया गया है, सुसंगत बनाया गया है। तो अंडरलाइन कर लीजिए, कुछ नए क्वेश्चन निकाला जाए। इसके बाद आपका सरकारी की प्राइवेट की दोनों, तो आपका दोनों मार्कर आना है। इसके बाद जो अंदर से क्वेश्चन बन सकता है कि समस्त कार्यों को नियमित और सही ढंग से किया जाना माना जाता है। यानी कि अगर कोई कार्य इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किया गया है, तो उस द इन द कोर्स ऑफ बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, या उसका मौजूद होना है, धारा 16 में रेलेवेंट बनाया गया है। तो समस्या ये आती है कि भाई प्राइवेट आदमी भी आपका कार्य करता है, सरकारी कर्मचारी भी कार्य करते हैं, तो सेक्शन 16 किसमें लागू होगी। प्राइवेट मामलों में कि सरकारी की दोनों, यानी कि प्राइवेट व्यक्ति का कार्य, राज्य का कार्य, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार्क कराएंगे, दोनों। अगर प्राइवेट कारोबार में लिखा है तो अभी हमने बताया 34, राज्य के कारोबार में तो 35। फिर एफआईआर देख लेना है। एफआईआर राज्य के कर्मचारियों द्वारा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस लिखा जा रहा है, तो 35 में क्या होगा, रेलेवेंट होगा। इसमें कोई शक नहीं। एफआईआर भी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी, तो ये जितनी सरकारी फाइलें और लिखे गए बातें हैं, वह धारा 35 में क्या होगी, सुसंगत बताया जाएगा। अब जो ये पहला दृश्य, अभी भूमिका चल रहे हैं भाई, सेक्शन में दम नहीं है, जो दम है भूमिका में। सेक्शन तो 2 लाइन में निकल जाएगा। जो पहला एलेस्टेशन है, 2 केस भी याद रखना है। पहला जो दृष्टांत इसका है वह प्राइवेट बिजनेस के बारे में है, और दूसरा सरकारी कारोबार हो सकता है। यानी कि जो पहला आपका दृष्टांत या एलिस्टेशन 16 का है, वह आपका प्राइवेट कारोबार, और जो आपका दूसरा दृष्टांत है वह आपका सरकारी कारोबार। बंटवारा कर लीजिएगा बैरेक पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने बताया था कि भाई आपका जो माने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो पूर्ववर्ती बिजनेस भी रेलेवेंट है, और कौन सा, पश्चातवर्ती। तो ये भी आपका अंदर से जाकर क्वेश्चन बन सकता है। तो धारा 16 में पूर्ववर्ती कारोबार का अनुक्रम के लिए कौन सा दृष्टांत में समाहित है, और पश्चातवर्ती कारोबार का अनुक्रम कौन सा दृष्टांत में, उसको लिख लीजिए बेरेक पर। धारा 16 का जो दृष्टांत नंबर पहला है
वह पूर्ववर्ती कारोबार के बारे में है। भाई प्रीवियस, पूर्ववर्ती, उसको बेरक पर ही लिख लेना चाहिए। और धारा 16 में जो दूसरा दृष्टांत है वह सबसिक्वेंट बिजनेस या पश्चातवर्ती कार्य हो जाने के बाद, पश्चातवर्ती कारोबार के बारे में है। इसके बाद आपका दो केस आता है। पहला दृष्टांत किस पर आधारित है, फिर आपका दूसरा दृष्टांत किस पर आधारित है। तो इससे अच्छा यही है कि अब बेर क्या किया जाए, शुरू किया जाए, तब आपका पढ़ाई। देखिए पहले आपका 16 शुरू शुरू किया जाए आपका, तब पढ़ाया जाए कुछ, और दोनों दृष्टांत हैं, कोरिलेशन कर ही दिया गया है। देखिए क्या कहता है, कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब रिलेवेंट होगा, यानी कि द कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसका वह उसका एग्जिस्ट होना माने मौजूद होना, अस्तित्व में होना, कब साक्ष्य में रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा। तो देखिए क्या कहा गया है, जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, यानी कि जबकि ये प्रश्न विवादीय हो कोर्ट में कि क्या कोई स्पेसिफिक एक्ट किया गया था, तो उस विशिष्ट कार्य को दर्शाने के लिए कि यह कार्य किया गया था या यह कार्य नहीं किया गया था, तब कारोबार के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व, यानी कि बिजनेस के किसी भी ऐसे अनुक्रम का अस्तित्व, तो बिजनेस का मतलब फिर आइए, ये सरकारी बिजनेस की प्राइवेट बिजनेस की दोनों, तो स्पष्ट रूप से तो लिखा नहीं गया है। तो जब लिखा नहीं गया है तो कौन सा हम यहाँ बिजनेस मानेंगे, दोनों। तब आइए देखिए, तब कारोबार के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य जनरली या स्वभावतः किया जाता सुसंगत है। यानी कि कुल मिलाकर धारा 16 बस ये बताती है कि अगर क्वेश्चन ये है कि क्या कोई एक्ट किया गया था, तो बस धारा 16 ये कहती है कि कारोबार का ऐसे अनुक्रम का अस्तित्व जहाँ की स्वभावतः वह कार्य किया जाता है, वह जो अनुक्रम का अस्तित्व है वह रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दिखा देते हैं कि जनरली यह कार्य ऐसे किया जाता था और हमने वह कार्य कर दिया, तो ये माना जाएगा कि कारोबार के अनुक्रम में आपने कार्य कर दिया। जैसे कि हमने सही पता लिखा था, सब कुछ सही लिखा था, आपका कह सकते हैं लेटर भेजा, और जब लेटर हमने भेजा तो 1 मास के अंदर लेटर हमारे पास रिटर्न होकर नहीं आया, तो कारोबार का अनुक्रम ये बताता है कि लेटर क्या हुआ होगा, पहुंच गया होगा, भले लेटर पहुंचे या न पहुंचे। इस पर भी मुकदमा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने, अब तो ऑनलाइन हो गया है वो अलग बात है, मान लीजिए कि आपने ऑफलाइन जब फार्म भरे जाते थे तो मान लीजिए आपने स्पीड पोस्ट भेजा और उधर से आपका मैंने स्पीड पोस्ट वापस नहीं आया, 1 माह बीत गया, तो सामान्यतः यह माना जाता है कि लेटर क्या होगा, पहुंच गया होगा। अगर लेटर नहीं पहुंचा और आपका लेटर मैंने कह सकते हैं गायब हो गया और आप पहुंचा भी नहीं, बीच से गायब हो गया, तो आप डाक खाने पर यानी कि पोस्ट ऑफिस पर मुकदमा करिए और मुकदमा करके मुआवजा वसूलिए।
और 10-20 लाख की मांग करिए। ये नहीं कि जिम्मेदारी है भाई, आप जिम्मेदार हैं। आपका लेटर जब आपके माध्यम से भेजा गया है तो आप उसकी जिम्मेदारी उठाइए, और नहीं पहुंचा, फाड़ कर आपने फेंक दिया या गायब हो गया, तो आप उसके लिए ग्राहक को क्या दीजिए? मुआवजा। कई लोग मुआवजा वसूल लेते हैं, इसमें शक नहीं है। तो आइए देखा जाए, अब दृष्टांत देखा जाए। जो पहला दृष्टांत है, फिर एक बार कवर करिए। ये प्राइवेट कारोबार का अनुक्रम में दिखाया जा रहा है, और ये आपका पूर्ववर्ती कारोबार है, यानी कि पत्र छोड़ने के पहले का कारोबार। वैसे दोनों जो आपके एलिस्टेशन हैं वह लेटर पर ही आधारित है। तो लेटर बम कभी काल फूट ही जाता है, तो लेटर पर ही आधारित है। लेकिन जो पहला दृष्टांत है, फिर आइए, ये किस ले- जो पहला दृष्टांत है वह प्राइवेट कारोबार, दूसरा सर राज्य का कारोबार। तो पहला दृष्टांत पूर्ववर्ती कारोबार, कारोबार का पूर्ववर्ती भाग, और दूसरा याद रखिए पश्चातवर्ती। तो देखिए पहले बेयर एक्ट क्या कहता है, उसके बाद केस आपका बेयर एक्ट पर ही लीजिएगा। जो केस बताया जाएगा सबसे अच्छा बेयर एक्ट पर भी लिख लेना दोनों दृष्टांतों का। प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र प्रेषित किया गया, सेंड किया गया, भेजा गया? यानी कि न्यायालय में प्रश्न ये है कि क्या एक विशिष्ट पत्र भेजा गया। ये तथ्य कि कारोबार का यह साधारण अनुक्रम था कि वे सभी पत्र जो किसी खास स्थान में रख दिए जाते थे, डाक में डाले जाने के लिए ले जाए जाते थे, और कि वह पत्र उस स्थान में रख दिया गया था, सुसंगत है। तो बताइए, आपका ये पूर्ववर्ती माने आपका बिजनेस को रेलेवेंट बनाया गया है कि पश्चातवर्ती? पकड़िए पॉइंट। प्रीवियस। ये प्राइवेट कारोबार का अनुक्रम है कि सरकारी? प्राइवेट। पहले उदाहरण को समझ लीजिए। एक उदाहरण से मान लीजिए विभाग हैं, विभाग के लोग जो भी पत्र भेजते थे, एक बक्सा रखा गया था, उसी बक्से में वे पत्र डालते थे, और एक आदमी आता था और उस बक्से से सारे पत्रों को निकालकर डाकखाने में जाता था और रजिस्ट्री करता था। तो कारोबार का अनुक्रम आप ये दिखा सकते हैं कि हजूर जो बॉक्स ऑफिस में रखा गया है लेटर के लिए, उस बॉक्स में हमने वह लेटर डाल दिया था। तो ये कारोबार का अनुक्रम था कि वहाँ से लेटर उठाया जाता था और पोस्ट ऑफिस जाकर क्या किया जाता था, छोड़ा जाता था। तो ये कारोबार का अनुक्रम कि हमने तो बॉक्स में लेटर डाल दिया था, ये सुसंगत होगा कि विसंगत? साक्ष्य में सुसंगत। तो लेटर छोड़ने के पहले का कारोबार है कि बाद का? पहले का। और जब छोड़ दिया जाएगा डाक में, तो पहुंचे ना पहुंचे वो कब का होगा? बाद का। तो ये जो पहला दृष्टांत आप लोग पढ़ रहे हैं, यह आपका एक केस पर आधारित है, और वह केस है हेथ बनाम केन का। लिख लीजिए तो, हेथ। नोट्स में है भाई। हेथ बनाम केन का केस है, और ये केस 1815 का है, 1815 का। ये केस 1815 का है। तो क्वेश्चन केस से ही बनता है, हेथ बनाम केन का केस किस धारा से संबंधित है? 16। तो कौन सा दृष्टांत आधारित है? पहला। तो पहले उदाहरण में इस केस में यही हुआ था, आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो दृष्टांत में दिया गया था, यही
कांड आपका इस केस में भी हुआ था। दूसरा केस देखिए, दूसरा आपका उदाहरण, ये सरकारी कारोबार उदाहरण देखिए भाई, तब आपका देखिए उदाहरण। प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र को मिला, तो मिलेगा कब? छोड़ने से पहले कि छोड़ने के बाद डाक में? छोड़ने के बाद। तो तुरंत दिमाग में बैठाना है कि ये पश्चातवर्ती कारोबार में आएगा कि पूर्ववर्ती? पश्चातवर्ती। और सरकारी कारोबार है कि प्राइवेट? तो पहले दृष्टांत पढ़िए। यह तथ्य कि वह सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था, यानी कि पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्री कर दी गई थी या स्पीड पोस्ट कर दिया गया था, और वह पुनः प्रेषण केंद्र मैंने जिस डाक खाने से वह सेंड किया गया था, भेजा गया था, द्वारा लौटाया नहीं गया था। बताइए, अगर लौटाया नहीं गया तो कारोबार का अनुक्रम क्या कहता है कि वह लेटर क्या किया होगा? पहुंच गया होगा। तो समय है, अगर 1 माह के अंदर आपका भेजा गया पत्र वापस नहीं आता, तो ये कारोबार का अनुक्रम के अनुसार ये अनुमान लगा लिया जाएगा कि वह पत्र क्या हो गया होगा? पहुंच गया होगा। चूंकि डाक से भेजा जा रहा है, तो डाक हमारा न होकर किसका है? सरकार का। तो ये कौन सा कारोबार हो गया? सरकारी। और केस याद रखिएगा, केस जो इस पर है आपका वारेन बनाम वारेन का, 1834 का। वारेन वर्सेज वारेन का केस है। वारेन वर्सेज वारेन का केस है, 1834 का केस है। और सेम जो उदाहरण है, यही समस्या वारेन बनाम वारेन के केस में आई थी। अब आइए इसके बाद आपका जो पढ़ा जाता है सिद्धांत। सिद्धांत ये है कि धारा 16 इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि सभी कार्य नियमित रूप से और उचित रूप से और सही ढंग से, यानी कि सभी कार्य उचित ढंग से और नियमित रूप से किए जाने, प्रकल्पित किए जाएंगे। यानी कि ये माना जाएगा कि कार्यों को कारोबार के अनुक्रम में किया गया है तो सही ढंग से किया गया होगा। इसमें एक मैक्सिम है आपका, हो सकता है मैक्सिम भी दे दे, डायरेक्ट में भी है काफी, क्योंकि आपका लैटिन वाक्य है तो लिखा गया है। मैक्सिम लिखवा देंगे इसको। तो इस प्रकार आपका 16 भी समाप्त हुई भाई धारा। अब ये जो 34, 35 और 32 दो हैं, और आपका 114 हल्का हल्का बताया गया। आगे जब ये आएगा तो फिर 16 जोड़ा जाएगा, लेकिन 16 से भी क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। एक लाइन और लास्ट में, अगर ए ने बी को लेटर भेजा, एक लाइन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और बी ने लेटर रिसीव करने से डिनाई कर दिया, और ए के पास लेटर वापस आ गया और उस पर लिखा था कि जिस व्यक्ति को लेटर भेजा गया था लेने से क्या किया? इनकार। तो कानून अब ये कहता है कि जब आप एक बार लेटर लेने से इनकार करते हैं, और आप ऐसी दशा में आप जब विवाद उत्पन्न होगा, तो आपको ये नहीं कहने दिया जाएगा कि लेटर की बातें हम जानते ही नहीं हैं। यानी कि इनकार का मतलब ये नहीं है, यानी कि अगर आपने डिनाई किया है तो ये मान लिया जाएगा कि आप लेटर में जो बातें लिखी गई थी आप उसका ज्ञान रखते हैं, भले आप ज्ञान न रखते हैं। तो ये कौन सा ज्ञान माना जाएगा? बताइए तो। आपका एक्चुअल नॉलेज की कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाएगा कि आपको ज्ञान है।
लेकिन कब? जब लेटर लेने से आप क्या कर देंगे? इनकार। भाई आगे ये सब काम करेंगे, कई धाराओं में थोड़ा सतर्क रहना है। तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तब आईपीसी शुरू किया जाए। थोड़ा आईपीसी स्पीड में ही चलेगी भाई, मैं बता दें एकदम शुरुआती दौर से भूमका उमका में ही 2-3 दिन लग जाता है, उसके बाद तो भाई सेक्शन पर आ जाएगा। प्रयास करिए, आईपीसी से भी बड़ी गहराई से क्वेश्चन इस समय बन रहा है हर एक जगह। भाई गहराई से क्वेश्चन का उपाय है कि गहराई से पढ़िए, और कोई उपाय नहीं।